कंप्लीट आरएसएस, बीजेपी और पूंजीपतियों के हाथ में देने की जो चीज़ें हैं, नौकरी पेशा को ख़त्म करना, यूपीएससी बीपीएससी जैसी संस्थाएं को ख़त्म करना, जनता के हित में क्या होनी चाहिए जो दिया है उसको संपूर्ण तरीके से ख़त्म करके और आने वाले समय में वोटिंग राइट भी भारत के आम आदमी का छीन के अमेरिका के तर्ज पर और जाति जनगणना से लेकर के आम आदमी के जीवन की जो इकोनॉमिकल फ्रीडम है उसको ख़त्म कर पूंजीवाद को लाना। अब कोई मुद्दा नहीं बचा है पीएम का, कोई मुद्दा नहीं बचा है ज़्यादा सीटिंग का। मुद्दा यह बचा है कि हम कॉमन एजेंडे के साथ और जो जहां क्षेत्रीय पार्टी और व्यक्ति मजबूत है उसको सम्मान देते हुए इस देश में एक हिटलरशाही को कैसे खत्म। पिछले दिनों विपक्षी एकता की बैठक पटना में हुई और उसमें जन अधिकार पार्टी के प्रमुख सुप्रीमो पप्पू यादव को नहीं बुलाया गया। आइए जानते हैं, पप्पू यादव से बात करते हैं कि आखिर इन मुद्दों पर जो विपक्षी एकता की बैठक हुई थी उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया और आने वाले समय में यदि बैठक होती है तो उसमें उनकी क्या भूमिका होती है। आप वहाँ पर नहीं, पप्पू जी, आप पप्पू यादव को क्यों किनारा रखा है? भैया कोई किनारा और अलग थलग हम लोग नहीं हैं। एक पटना का रास्ता आता है बेगूसराय होकर और दूसरा रास्ता आता है मुजफ्फरपुर। हर आदमी का गोल एक ही है और वो है इस देश के नफरत को ख़त्म करना, इस देश के संविधान और उस संस्कृति को बचाना, इस देश के मूल्य जो सारी संस्थाएं, सारा इतिहास मिट रहा है उसको बचाना और आने वाले फ्यूचर में जो देश के 92-93% जो लोग हैं, जो खेतिहर हैं, बटेदार हैं, मजदूर हैं, गरीब है, बेरोज़गार है, महिलाएं हैं, किसान है, जो मिडिल क्लास है, जो काश्तकार है, छोटी छोटी दुकान है, उस पर जो हमला है और सारी चीज़ें कंप्लीट आरएसएस, बीजेपी और पूंजीपतियों के हाथ में देने की जो चीज़ें हैं, नौकरी पेशा को ख़त्म करना, यूपीएससी बीपीएससी जैसी संस्थाएं को ख़त्म करना, सारी डेमोक्रेसी जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के मुताबिक हर तरह के चीज़ों को विधायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और सारी शक्ति जनता के हित में क्या होनी चाहिए जो दिया है उसको संपूर्ण तरीके से ख़त्म करके और आने वाले समय में वोटिंग राइट भी भारत के आम आदमी का छीन के अमेरिका के तर्ज पर और जाति जनगणना से लेकर के आम आदमी के जीवन की जो इकोनॉमिकल फ्रीडम है उसको ख़त्म कर पूंजीवाद को लाना और देश कंप्लीट रूप से एनार्की की ओर ले जाना, उसको पहले सेव करने की ज़रूरत है। पहले पप्पू यादव के लिए ये मुद्दा नहीं है कि हमको विपक्ष ने क्यों नहीं बुलाया, विपक्ष ने क्यों नहीं कहा। आज अहंकार की ज़रूरत नहीं है, अहंकार को विसर्जन करके सबको चलना पड़ेगा। अहंकार रहते हुए हम व्यापक रूप से बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और सही माने में नीतीश कुमार जी ने एक अच्छी पहल की है, एक अच्छा प्रयास किया है और ऐतिहासिक प्रयास है ये। कम शब्दों में पप्पू जी, जहां तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि हम अपने अपने जगहों पर समझौता करेंगे, जहां ज़रूरत होगी वहां पीछे भी हटेंगे, ऐसी ज़रूरत पड़ी तो पप्पू यादव भी इन रास्ते पर चलेंगे? सर एक बात पहले समझिए, मैंने पहले भी कहा और कांग्रेस भी पीछे हटेगी क्षेत्र में और कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कांग्रेस की वैल्यू बीजेपी को हराने में कितनी महत्वपूर्ण है यह भी क्षेत्रीय पार्टी को समझने की ज़रूरत है और समझा भी है। और मुझको लगता है कांग्रेस विचारधारा और कांग्रेस नेतृत्व जिसको समझने का भी प्रयास सभी लोगों ने किया है। हम आज एक ही एजेंडे पर बात करना चाहिए लोगों को कि 2024 में एक व्यक्ति ने जिस तरीके से 9 सालों के अंदर देश के संविधान को दरकिनार किया है और देश के वसुधैव कुटुंबकम के प्रेम के रास्ते को ख़त्म कर हिटलर या अन्य ऐसे रास्ते को चुना है जो कंप्लीट रूप से रक्त रंजित, रक्तपात और समाज में सभी तरह के रिश्तों को ख़त्म करके आदमी को पूंजी पर और वो ये सोशल मीडिया जैसी चीज़ों से आवाज़ करके कंप्लीट रूप से उसके ज़रूरत से हटा करके नरेंद्र मोदी
ने जिस तरह की राजनीति की है, आज उस राजनीति के खिलाफ बात करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि पप्पू यादव को बुलाए ना बुलाए, नीतीश कुमार जी को बिहार में अब ये तय कर लेना चाहिए, जिनको जहाँ जिसकी शक्ति है, छोटी बड़ी सीपीआई सीपीएम माले या जो उनके गठबंधन में हैं और जिनको वो अच्छा समझते हैं महागठबंधन, निश्चित रूप से पहली शुरुआत सीट की नीतीश कुमार के मन में ही जो एक बड़ा काम किया है और जिसकी पर्सनैलिटी इस बैठक के बाद देश में पुनः एक बार जेपी कर्पूरी लोहिया के बाद और जो जब से एक नए इतिहास बने, एक नई शुरुआत उन्होंने जो की और 18 दलों को बैठाने का जो प्रयास उनका था, अलग अलग विचारधाराओं के बाद उन्होंने जिस दल के सारे नेताओं को एक जगह बैठाया, यही अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रयास जारी है, 12 फिर हो सकता है आगे। मुझे लगता है कि अब कोई मुद्दा नहीं बचा है पीएम का, कोई मुद्दा नहीं बचा है ज़्यादा सीटिंग का। मुद्दा यह बचा है कि हम कॉमन एजेंडे के साथ और जो जहाँ क्षेत्रीय पार्टी और व्यक्ति मजबूत है उसको सम्मान देते हुए इस देश में एक हिटलरशाही को कैसे ख़त्म किया। आज 48 साल हुआ है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण जी पर क्या कहेगा? 1975 में इमरजेंसी लगी। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी समय काल पात्र के अनुसार कई सारी चीज़ें आई। बीपी सिंह कहीं थे, फिर बोफोर्स के सवालों को लेकर के आए, जबकि उस पर कोई मुद्दा आज तक नहीं बनी। उसी तरह अन्ना हजारे भी आए, वो पूंजीवाद के हाथ में खेलते हुए चले गए, मुद्दा कुछ नहीं बचा। क्या हो गया? कई सारे लोकपाल था, कई सारी चीज़ें थी, वो मुद्दे ख़त्म हो गए। जब जेपी आए थे तब एक बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, और भ्रष्टाचार के साथ साथ एक स्वच्छ नेतृत्व देने की बात आई। एक कॉमन कॉज को लेकर के हिंदुस्तान में उन्होंने एक व्यापक लड़ाई लड़ी। आज एक नफ़रत के खिलाफ व्यापक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। उसमें राहुल गांधी ने 5000 से ऊपर पदयात्रा उन्होंने की, जेपी ने भी एक बड़ी क्रांति की थी। आज राहुल गांधी जी एक पदयात्रा करके निश्चित रूप से एक बड़े संघर्ष को जन्म दिया है। तो समय काल पात्र के अनुसार विचार भी, चीज़ें भी, मुद्दे भी बदलते रहते हैं। मुझको लगता है कि जेपी सीखने का एक इंस्टीट्यूशन है। जेपी एक विचारधारा थी, संघर्ष करने के प्रतीक थे, और जेपी के पदों पर चल के ही हम किसी भी मुद्दों को अंतिम रूप दे सकते हैं। जेपी को हमेशा, गांधी को हमेशा, सुभाष चंद्र बोस को हमेशा, भगत सिंह को हमेशा, हर मुद्दों पर, हर समय, हर विचारों में उनकी जीवनी की आवश्यकता है, और मुझे आत्मसात करके उनके जीवन को अपने जीवन में उतारते हुए एक नई क्रांति की ओर बढ़नी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर क्या कुछ कहिएगा बैठक को लेकर? उनके नेता चलिए, हर दल में, हर जगह जी, हर स्टेट में अपनी अपनी कोई ना कोई बातें होती हैं। निश्चित रूप से कोर्ट के निर्णय को जिस तरीके से कुछ घंटे के अंदर ही केंद्र सरकार ने एक हिटलर और चंगेज खां की तरह डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में जिनका सम्मान सर्वोच्च है, बिना किसी चीज़ों को ख़त्म कर देना, वह एक विषय है, वह स्टेट का विषय है। और निश्चित रूप से अब अरविंद केजरीवाल जी भी 370 में सपोर्ट कर दिए थे, तो उस वक्त तो उन्होंने किसी से नहीं पूछा था। आज दिल्ली में एक बड़े व्यापक विचारधारा की बात है, निश्चित रूप से उसमें सबने स्वीकार किया है कि लोकतंत्र की ये हत्या है, संविधान की हत्या है, और सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान पर एक बड़ा ठेस है। तो उसमें तो सभी दल ने स्वीकार किया है, लेकिन सभी दलों की अलग अलग विचारधारा अलग अलग स्टेट में है। उसको उस एजेंडे से आज नहीं देखा जा सकता है। आज बैठक हुई थी 2024 के एजेंडे के लिए, ना कि दिल्ली के एजेंडे के लिए। इसीलिए अरविंद जी भी इस बात से, और सब लोग सहमत हुए हैं इस बात को लेकर के। आगे इस पर चर्चा हो रही है, आगे और भी व्यापक चर्चा होगी। थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरह से विपक्षी एकता की बैठक को उन्होंने सफल बताया। इसके साथ साथ जो आगामी 12 जुलाई को जो बैठक होनी है शिमला में, उस पर भी बातचीत हुई। इसके साथ साथ आज 25 जून है,
जयप्रकाश नारायण की भी बातचीत हुई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरे के पीछे हैं विष्णु, धन्यवाद।